नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे पिथौरागढ़ से। दरअसल पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहाने बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है और 4 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालकर विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने भी रोड शो के बीच लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जिससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। अपने पैतृक जनपद में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का नगर की जनता ने भी जोरदार स्वागत किया। रोड शो के बीच ही लोग सीएम के पास जाकर उनसे मिलने लगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। बता दें कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटेंगे और 15 नवंबर को वो कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रवास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड अपने देव स्थलों के कारण धार्मिक तीर्थाटन में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। यहां कण कण में भगवान का वास है और देवभूमि में पवित्र स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। शुक्रवार को टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा के गजा स्थित घंटाकर्ण मंदिर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घंटाकर्ण धाम में ठाकुर भगत सिंह सजवाड़ की मूर्ति स्थल का भूमि पूजन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 16,50,000 की लागत से बनी घंटाकर्ण पंपिंग योजना समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और हमारी सरकार हमेशा तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, धर्मार्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर प्रकार तीर्थाटन है जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है वो बढ़े। इसलिए ऐसे जितने भी हमारे ऐसे पवित्र स्थल हैं इन सभी स्थलों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से विकास कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम में वहाँ से केबल रोपवे चलाने की बात कही है। हमारे यहाँ जल्दी केबल कार से केदारनाथ पहुँचेंगे, हेमकुंड साहब पहुँचेंगे। चारों धामों का आज केदारपुरी में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का काम वहाँ पर चल रहा है। 225 करोड़ की योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण में 184 करोड़ का काम गतिमान है। तृतीय चरण की बीच अभी केदारनाथ जी में अप्रैल माह से काम प्रारंभ हुआ है। चारों धामों में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, हवाई कनेक्टिविटी को ठीक प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है, रेल की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, तमाम प्रकार का जो काम भारत की सरकार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीति छोड़ देने वाले बयान पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। हरीश रावत ने अपने एक बयान में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि इन 4.5 साल में राज्य की युवाओं को अब तक कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके इस बयान पर बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि अब हरीश रावत का संन्यास लेने का वक्त आ गया है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बताएं कि इन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है। ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्याचन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। की उम्र का प्रभाव कहीं ना कहीं उनके बयानों में दिखने लगा। जिनकी पूरा सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि राज्य में खनन माफिया और शराब माफिया हावी हो गए। तो ये बेउलझुल बातें करके हरीश रावत जी जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तराखंड की जनता है जिसका लिटरेसी रेट में हिंदुस्तान में दूसरा नंबर है, ये सब जानती है। और रावत जी आपके कार्यकाल में क्या क्या हुआ ये जनता भूली नहीं है। आंकड़े में इकट्ठा करवा रहे हैं और हरीश रावत जी ने जिस तरह संख्या दी है कि इतने अगर उन्होंने किए हों तो मुझे लगता है ये समय आ गया कि हरीश रावत जी को। उत्तराखंड बीजेपी जहां युवा मुख्यमंत्री और 60 पार का नारा दे रही है, वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने मंच से दावा किया है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। अपनी बात बेबाकी ढंग से रखने वाले विजय बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी में रोटेशन प्रणाली है,
ये अब सबको समझ में आ गया है। गुजरात में भी पार्टी ने ऐसा किया है। वहीं विपक्ष की भूमिका पर विजय बहुगुणा ने कहा कि विपक्ष के बिना चुनाव का मजा नहीं है, लेकिन विपक्ष को नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया मैंने? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता उत्साहित है। कौन आया कौन नहीं आया ये देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अनुशासन इतना है इस पार्टी में जो किसी दूसरे दल में नहीं है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर चुनाव में मज़ा क्या आएगा? विपक्ष का होना चाहिए। और लेकिन जो आज विपक्षी दल हैं यहाँ पे, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और मोदी जी की जो हमारी केंद्र की सरकार है उस पर भी टिप्पणी करते हैं, प्रदेश की सरकार पर टिप्पणी करते हैं। तो ये बड़ा जागरूक राज्य है, आंदोलन से बना है, शिक्षा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के उत्तराखंड के लोग का जो विश्वास मोदी जी में है और भारतीय जनता पार्टी में है, आप देखिएगा वो रंग लाएगा और स्पष्ट। उत्तराखंड में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे दावेदारों को परखने और उनकी रायशुमारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभाओं के लिए दावेदारों की ओर से आवेदन लेने को बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव हल्द्वानी पहुंचे और जहां उन्होंने सभी दावेदारों के आवेदन लेने के साथ ही उनसे रायशुमारी भी की है। इस दौरान राजेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सर्वे कराकर और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद ही कांग्रेस जिताऊ और योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी। सब देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है और शहरवासी भी देख रहे हैं, पर्यवेक्षक भी देख रहे हैं, राजनेता भी देख रहे हैं। दिखा सब, छुपा किसी से कुछ नहीं है। तो इसलिए जो साफ चीज़ें प्रतीत हो रही हैं वो सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तभी संकेत अच्छे। आप अपने कितने मौजूद मानते हैं? देखिए, माता जी का जो आशीर्वाद है उसका एहसास हर पल हर समय मुझे होता है। और वो आज बीच में नहीं है, ये बड़ा कष्ट का विषय है और बहुत दुख का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है, उनका जो आशीर्वाद है, उससे लगातार संपर्क बना हुआ है और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उसी से मजबूती मिलती है। जो लोगों ने प्यार दिखाया भूतपूर्व, उसका मैं आजीवन कभी मैं ऋण नहीं चुका पाऊँ। राजेंद्र यादव जी को लोकसभा का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। वो प्रत्येक विधानसभा के हर दावेदार से जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगना चाह रहे हैं उनसे वो वार्ता कर रहे हैं, अलग अलग मिलकर के उनके विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी हाईकमान को वो ये सारी रिपोर्ट ले जाके देंगे। पार्टी हाईकमान निश्चित करेगा, जो योग्य पात्र होगा उसे टिकट देगा। मैं भी कालाढूंगी विधानसभा से एक मजबूत दावेदार के रूप से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। अभी कैंडिडेट गिने नहीं है, हर विधानसभा से 8-9 हैं, कहीं 5-6 हैं, ऐसे कैंडिडेट आए हैं। और सबका एक ही विचार है कि कांग्रेस किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे। तो इस बार हम लोग पूरी उससे सर्वे करा के अच्छे ढंग से टिकट दे रहे हैं। हर बार सर्वे होते हैं, हर बार टिकटें दी जाती हैं। निश्चित तौर पे जब 10 मांगते हैं तो उसमें से एक को टिकट मिलता है, तो 7-8 में थोड़ा मोटा रोष रहता है। पर हम सबको साथ लेकर के विधानसभा चुनाव 22 में उत्तराखंड में जीत हासिल। उत्तराखंड कांग्रेस आज से गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू कर रही है। आज से 3 दिनों तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के 3 दिनों के कार्यक्रम तय किए गए हैं और जिसके तहत पार्टी के सभी दिग्गज जनता से सीधे कनेक्ट होंगे और उनसे क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी भी लेंगे। पार्टी ने तय किया है कि जन समस्याओं को प्रमुखता देते हुए पार्टी अपने घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करेगी। 15 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी के ब्लॉक स्तर से लेकर महानगर, जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि आम जनता तक कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाया जा सके।
कौन कौन 3 दिन का अभियान है। निश्चित गांव में सारे नेताओं की ड्यूटी लगी है और सभी लोग जाकर गांव में वास करेंगे और वहां का अध्ययन करके ये रिपोर्ट पार्टी को सबमिट करेंगे। उसी हिसाब से हमारा घोषणा पत्र बनेगा और आने वाले समय सरकार आएगी तो उन सारे मामलों को क्रियान्वित करने में सरकार को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये त्वरित गति से काम होगा और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से कांग्रेस सोच समझ कर। उत्तराखंड में आगामी 15, 16 और 17 नवंबर को किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उत्तराखंड आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि तीनों काले कानूनों के खिलाफ और किसानों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी किसान संकल्प यात्रा निकाल रही है और जिसमें सैकड़ों किसान शामिल होंगे। नवीन पिरसाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही किसानों और जवानों के साथ खड़ी रही है। आम आदमी पार्टी जैसा कि आपको पता है अखिल भारतीय किसान आंदोलन को समर्थन देती आई है और इसी संदर्भ में 15, 16, 17 तारीख को खटीमा से जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी निकालने जा रही है। इसमें हमारे सांसद और जननेता भगवंत मान जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लंबे समय से इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाहती है। सरकार अपनी नीतियों से भटक गई है। ये सरकार की तानाशाही है। सरकार को कृषि कानून जल्दी से जल्दी वापस लेने चाहिए। वहीं चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी चमोली के नेतृत्व में विधायक निधि के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार और भारी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। गोपेश्वर के बस स्टैंड चौराहे पर सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग उठाई है और इसी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट गोपेश्वर में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन और उपवास कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जूना अखाड़े की ओर से निकाली जा रही पौराणिक पवित्र छड़ी यात्रा आज 26 दिनों की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार आ गई है और जिसका समापन आज जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर प्रांगण में होगा और जिसके बाद मां माया देवी के मंदिर में अगली छड़ी यात्रा तक पवित्र छड़ी विश्राम करेगी। बता दें कि 20 सितंबर को हरिद्वार के ही मां माया देवी मंदिर से इस छड़ी यात्रा का आगाज किया गया था। जूना अखाड़ा के कई संत और भक्तगण परंपरागत रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में इस पवित्र छड़ी को लेकर गए और इस दौरान इस छड़ी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य में बढ़ रहे पलायन को रोकना है। इतना बड़े गंभीर विषय का यात्रा थी, कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः सभी कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, कहीं शीतलहर थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, कहीं बर्फ की वर्षा, जब केदारनाथ में जो बर्फ की वर्षा हो रही थी, तो ऐसे कठिन मुकामों पर पार करती हुई छड़ी पुनः अपने। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के साथ ही यहाँ की संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने में जुटी है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला ऐपड़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा पुलिस ने एक शानदार पहल की है। पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं पर ऐपड़ से निर्मित नेम प्लेटों को लगाया गया है, जो काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं और अभी यह नेम प्लेट जिले के सभी थानों में लगाई जा रही हैं। इस पहल की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है ऐपड़, तो उसको हमारे द्वारा हमारे पुलिस लाइन में भी महिलाएं इसको व्यापक तौर पे बनाती हैं और इसको हम लोगों को प्रमोट भी किया है जगह जगह पे। तो इसकी हमने शुरुआत की है कि पुलिस कार्यालय में जितने नेम प्लेट हैं उनको ऐपड़ से हम लोगों ने वो किया है और आगे जा कर के हम सभी थाने और चौकियों में भी नेम प्लेट ऐपड़ के ही बनवा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये अपनी सांस्कृतिक कला को आगे बढ़ाने का हमारा एक प्रयास है। हरिद्वार रोड पर नगर निगम के बाहर हाईवे के किनारे लगी सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम पर बार बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। करीब 1.5 घंटे तक चली बहस के दौरान मौके पर व्यापारी नेता भी पहुंचे। सभी ने नगर निगम की अचानक से कार्रवाई करने का विरोध किया है। विरोध बढ़ने पर नगर निगम ने पुलिस बल बुला लिया और काफ़ी गहमागहमी के बाद आखिर में नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की जमीन पर दुकानें लगाने की अनुमति की पत्र जारी किया है। शिफ्ट में क्या है कि 26 मार्च 2020 को कोविड के कारण हम लोगों को वहाँ से हटाया गया था और यात्रा बस स्टैंड और नगर निगम में बिठाया गया था। फिर यात्रा संचालन शुरू हुई तो वहाँ से हमें हटा दिया गया और नगर निगम के आगे मात्र 106 लोगों में से 40 लोगों को यहाँ पर रोजगार करने का साधन दिया, जगह दी गई और उसमें ये होता है कि रोटेशन के हिसाब से व्यापार करते रहेंगे और वो हम लोग कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में। अब ये कह रहे हैं कि NH का आदेश आया है कि NH वाले यहाँ पर रोड का काम शुरू करना चाह रहे हैं और आपको यहाँ से हटना है और आप चंद्रभागा नदी में जाएँ, जो श्री भरत मंदिर की भूमि है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ पर ना तो पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना पथ प्रकाश की सुविधा है, ना वहाँ पर ग्राहकों का आने जाने की सुविधा है, नंबर 1। दूसरा नंबर, वहाँ पर क्या है कि पहले से कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। अब अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो हमारे से मारपीट करने की संभावना रहेगी, क्योंकि पहले भी एक बार इन्होंने वहाँ भेजा था तो उन्होंने ऐसे ही किया था, तब हम लोग वापस आ गए थे, फिर हमें नगर निगम का आगे बिठा गया था। तो अब ये मानने को तैयार नहीं। हमने इनसे कहा कि आप हमें पूरी सुविधा देकर, जब सारी मूलभूत जो सुविधाएं होती है, पथ प्रकाश की, लाइट की, शौचालय की, जब सुविधा कर देंगे और हमारा व्यवस्था स्थायी रूप से कर देंगे, तब तक जो है हम जीवनी माई मार्ग पे अपने व्यापारियों के साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि उस जगह पर हम 50-60 सालों से व्यापार करते चले आ रहे हैं और वो सड़क भी नगर निगम की है, वो दूसरे अन्य विभाग की नहीं है और वहाँ कोई यातायात में या किसी प्रकार की बाधित नहीं होती है। इसलिए हम जीवनी माई मार्ग पर व्यापार करेंगे। निगम द्वारा कोई मंडी नहीं है। यहाँ जो सड़क है ये NH की सड़क है, यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण हो रहा है, तो NH विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पे बाहर काफ़ी जनसंख्या में लोग हैं, इनको कहीं मतलब और जगह भेजा जाए। तो नगर आयुक्त महोदय द्वारा और हमारे जो श्री भरत मंदिर महाराज के माध्यम से सहमति पत्र बना कि जब तक हर विक्रेताओं के लिए कहीं और जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे का काम होना है, तब तक आप ये करें कि भरत मंदिर की जगह है वहाँ पे चंद्रभागा के पास में, जो कि मतलब खसरा खतौनी में उसके भरत मंदिर महाराज के नाम से दर्ज है। तो वहाँ से सहमति पत्र आने के फलस्वरूप नगर आयुक्त महोदय ने ये दिशा निर्देश दिए है कि जो बाहर जो फड़ लगा रहे हैं और सड़क जो है चौड़ीकरण में बाधा हो रही है, इनको भरत मंदिर के जो जगह दी गई है कुछ समय के लिए वहाँ शिफ्ट कराया जाए।
तो हमने यहाँ पे इन लोगों से भी यही अनुरोध किया कि भाई आप यहाँ से खाली करके आप जो भरत मंदिर महाराज ने जो जगह दी निगम को कुछ दिनों के लिए आप लोग वहाँ चले जाएं। ये हमारी इनसे बात हुई और हमने इनसे जो हटाए हैं ये उद्देश्य से हटाए कि आप वहाँ चले जाएं। वहाँ के अनुसार सर ये वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये पुरानी जहाँ पर लगती थी मंडी जिनमें माई रोड में वहीं जा रहे हैं। ऐसा है, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं है हमारा कि आप यहाँ हट के जीवन मार्ग पे चले जाओ। हमारा कोई इसके लिए उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई ऑर्डर है। अगर कोई अपनी मनमर्जी से जा रहा है तो उनकी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। उधर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में किसानों ने खाद वितरण करने वालों पर किसानों से अभद्रता करने का आरोप लगाया है और किसानों ने बताया है कि खटीमा टनकपुर रोड स्थित कुणाल कॉम्प्लेक्स में लगभग 3 से 4 दिन लगातार लाइन में लगे हो गए हैं और खाद के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से करवाया हुआ है और अभी तक खाद नहीं दी जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले खाद पुराने रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड से मिल रही थी, अब किसानों को वापस कर दिया जा रहा है कि खतौनी लेकर आए तो ही खाद मिलेगी। लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन पर चोट करने के लिए अभियान चलाया है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में खलबली मच गई है। लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने आज कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर सीज कर दिया है। उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए एक टीम गठित की गई है जो समय समय पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये इसमें समय समय पर प्रवर्तन कार्य किया जाता है। बीच में हमारे द्वारा एक जो खनन विभाग की, पुलिस विभाग की और राजस्व विभाग की टीम भी बनाई गई है और आज भी अवैध खनन करते हुए करीब 9 ट्रैक्टर ट्राली जो है पकड़ी गई है, उनको सीज कर दिया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वहाँ जो क्रशर की बात हो रही है वहाँ पर भी टीम को भेजा जा रहा है। यदि वहाँ पर जाँच करने पर इस तरह की कोई भी खनन संबंधी गतिविधि पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक। उत्तराखंड के जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत कलियाबाला में 4 लाइन के नज़दीक आने वाली खेतों की जमीन से लिंक मार्ग जोड़े जाने का मांग की है, जिसमें एसडीएम ने किसानों की समस्या को लेकर पीएनसी और एनएच विभाग के अधिकारी को निर्देश देकर किसानों की समस्या से निजात दिलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह सहोता ने किसानों के धान की फसल का भुगतान समय से न हो पाने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए जसपुर एसडीएम से शीघ्र सरकारी भुगतान प्रणाली में सुधार लाए जाने की मांग की है। किसान यूनियन के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि कलियावाला जो जगह है वहाँ पर कुछ किसानों के रैंप का निर्माण किया जाना है। उनके अभी मैंने मौका इंस्पेक्शन भी किया तो उसमें देखा है कि जो रोड बनी हुई है वो आगे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है। तो मेरी पीडी से ही बात हो चुकी है और उनका ये कहना है कि आप रिकमेंड करके इसको भिजवा दीजिए और वो आगे मिनिस्ट्री में बात कर लेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे हमारी किसानों की समस्या है, जैसे नेशनल हाईवे बाईपास बना है उसके जो चक्रोड कट गए हैं, दोनों तरफ किसान की ज़मीन बच गई है। एक साइड में तो चलो चक्रोड आ गया, दूसरी साइड में जो चक्रोड चला गया हाईवे में, तो दूसरी साइड में चढ़ने उतरने के लिए ना कोई उन्होंने सर्विस रोड दी है और ना ही उन्हें रैंप दे रहे हैं हमें। तो वो किसान कहाँ से खेत में को जाए और कहाँ से अपनी फसल भी खड़ी है किसानों की। तो इसलिए एसडीएम साहब से अभी मिलने आए हैं और एक समस्या यहाँ पर अभी आए मंडी में पता चला है कि 1-1.5 महीना हो गया धान तोलते हुए, अभी तक पेमेंट नहीं आ। उत्तराखंड के लक्सर में छठ पूजा से वापस लौट रही महिला के साथ आए 2 बच्चे ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत और दूसरा घायल हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम ने लक्सर में अंडरपास की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद लंबा समय गुजर जाने पर भी आज तक अंडरपास का निर्माण नहीं हो सका है। लक्सर तहसील प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने कई बार सर्वे किया, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। अंडरपास की फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही है। अंडरपास का निर्माण लक्सर की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे लेकर अब लक्सर व्यवसायी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।